हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका इस चैनल पे जहाँ पे आपको काबिल बनाया जाता है। मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं इस समय एसबीआई में जॉब कर रहा हूँ एज अ डेप्यूटी मैनेजर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से मैंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया था जिससे मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, एसबीआई के प्रीलिम्स एग्जाम में 96 में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था और 95 मेरे मार्क्स आए थे। और शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये कर सकते हैं, सोचेंगे कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था जब मैं इतना बढ़िया तरीके से एग्जाम में परफॉर्म करके आ पाया था। और खुशी का मेरा ठिकाना नहीं था, मुझे पहले से ही मालूम था ये एग्जाम मेरा क्लियर हो चुका है। इवन दो हमारे उत्तराखंड में वैकेंसीज बहुत कम आती थी, आप लगा लो उस साल भी शायद वैकेंसीज 50 थी जनरल की। जनरल कैटेगरी की वैकेंसी 50 से भी कम थी। फिर भी मेरा एसबीआई क्लर्क का वो एग्ज़ाम क्लियर हुआ था और मेरा एसबीआई पीओ भी क्लियर हो गया था। तो फिर क्लर्क मैंने ज्वाइन नहीं किया, फिर मैंने पीओ ज्वाइन कर लिया था। लेकिन क्या मेरी स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से मैंने मॉक अटेम्प्ट किया था और किस तरीके से मैं पढ़ाई करता था जिससे ये चीज़ें हो पाई, इस वीडियो में आज वही डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 4 या 5 पॉइंट आपको बताऊंगा। एक कॉपी किताब लेके बैठ जाओ ताकि तुम नोट कर सको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मेरे मुंह से निकलने वाली हैं। हो सकता है बीच वीडियो में कुछ ऐसी बातें निकल जाएं जो तुम नोट करना चाहो। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी होती है वो होती है सिलेबस पे पकड़। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो तुम्हें ना आए। तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, बस एक चैप्टर था एरिया वाला जो मेरे को नहीं आता तो मैंने छोड़ रखा था। तो एक चैप्टर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, चाहो तो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको छोड़ना है, लेकिन आप चाहो तो एक आध चैप्टर छोड़ सकते हो, लेकिन बचे हुए सारे चैप्टर्स में आपकी पकड़ 100% होनी चाहिए। अब ये पकड़ 100% कैसे होगी? ये तभी पॉसिबल है जब आपने प्रैक्टिस इस तरीके से करी है कि आप शॉर्ट ट्रिक्स पे इस पर रिलाई नहीं करते हो। आपका बेसिक बहुत तगड़ा है, आपको अपना बेसिक बहुत अच्छे से बिल्ड करना है। जितना बढ़िया आपका बेसिक होगा उतनी बढ़िया आपकी सिलेबस पे पकड़ होगी। क्योंकि अगर आपका बेसिक बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्ड हो रखा है ना, तो आप खुद की शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हो। एग्जाम देते हुए उसी समय वहाँ पे आप कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हो। मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन ये आप तभी कर सकते हो जब आपको बेसिक फंडा पता है कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। आपको उसके पीछे की बेसिकली बोले तो साइंस मालूम है। आपको पता है कि हाँ यार मुझे ये काम करूंगा तो ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट होगा। तो ये सीन है। सबसे पहले तो लोग क्या गलती करते हैं, लोग शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागते हैं कि चैप्टर खोला नहीं कि सीधे शॉर्ट ट्रिक्स पे जाना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है भाई, कि तुम सीधे ही शॉर्ट ट्रिक्स पे जंप करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स पे जंप करोगे तुम्हारा बेसिक कभी ठीक हो नहीं पाएगा। और फिर तुम चाहे कितनी शॉर्ट ट्रिक्स लर्न कर लो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स इतनी होती है कि हर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन में अलग अलग तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई होती है। अब कितनी ही तुम शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लोगे, वो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। प्रैक्टिकल चीज़ सबसे बढ़िया यही है कि अपना बेसिक पे वर्क करो। अगर तुम्हारा बेसिक बढ़िया है ना, तो तुम आराम से कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तुम्हारी बेसिक्स इतने अच्छे होंगे कि तुम वहीं पे कोई अपनी अपनी नई शॉर्ट ट्रिक बना दोगे। नाउ सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि होता है मॉक्स देना। मॉक्स मैं रेगुलरली देता था। मैं एक मॉक सुबह, एक मॉक शाम को, कभी कभी, और कभी एक मॉक और उसका एनालिसिस इस तरीके से करता था। कभी एक मॉक, कभी दो दो मॉक, डिपेंड करता था मेरे मूड के ऊपर। बट मैं रिकमेंड एक ही मॉक करता हूँ पर डे। आप चाहो तो दो भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि बेस्ट मॉक इस समय मार्केट में कौन सा है, तो मैंने खुद की अपनी मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। मेरा एक ऐप है एलीट प्रेप करके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो। और मार्केट में इस समय इतने कॉम्पिटिटिव, इतने सस्ते रेट पर कोई भी आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं कराएगा। 75 रुपीज़ के 10 आरआरबी क्लर्क के मॉक मिल रहे हैं और 100 रुपीज़ के 10 आरआरबी पीओ के मॉक मिल रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आरआरबी के मॉक्स अवेलेबल हैं। जैसे जैसे एग्जाम्स आगे बढ़ते जाएंगे, मेंस के मॉक, एसबीआई, आईयूपीएस, सारे मॉक्स में डाल दूंगा। अभी नया है ऐप, पूरा एग्जाम लेवल पे है। आप चाहो तो पहले फ्री मॉक लेके देख सकते हो, वहाँ पे फ्री मॉक्स भी अवेलेबल हैं। तो एक मॉक तो कम से कम आपको डेली लगाना है, या फिर दो मॉक भी आप डेली लगा सकते हो, डिपेंड आपका मन कैसे करता है। और सिर्फ मॉक लगाने में बात नहीं है, मॉक लगा के उसका एनालिसिस मेन होता है। मॉक लगाने के बाद देखो तुम्हारी गलतियां कहाँ हुई है, कौन से वो क्वेश्चन थे जो तुमने छोड़ दिए, कौन से वो क्वेश्चन थे जो तुम कर नहीं पाए, कहाँ पे तुम्हारी मिस्टेक हो रही थी, कौन सा क्वेश्चन ऐसा था कि जो तुम्हें लग रहा था कि मैंने ठीक कर दिया लेकिन आखिरी में वो गलत निकल गया। ऐसा तुमने क्या चीज़ मिस करा। ऐसा ज़्यादातर पजल्स के उसमें होता है। रीजनिंग के पजल्स में हमें लगता है कि हमने सही बना दिया है, और क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं कि हमारे ऑप्शंस भी कभी कभी क्या होता है कि मेल नहीं, मतलब वो नहीं होते, अनमैच नहीं होते। कि मान लो कभी कभी क्या होता है ना कि पजल में अगर आप लगाओगे, गलत पजल बनी होगी तो तुमको पता चल जाएगा, ऑप्शन में वो ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि ऑप्शंस में वो ऑप्शंस भी रहते हैं, तुम्हारा पूरा तुम्हें लगता है कि हाँ मैंने सब कुछ सही कर दिया, लेकिन आखिरी में जब सोल्यूशन निकल के आता है पता चलता है कि ये गड़बड़ हुई थी। तो पजल्स में बेसिकली ये मिस्टेक होती है। तो ये चीज़ आपको एनालाइज करनी है। मॉक के बाद सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एनालिसिस करना। मॉक तो तुम्हारा 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, आरआरबी का है तो 45 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटा तुम्हें उसके एनालिसिस में देना है। और उन चीज़ों पे ज़्यादा, जो चीज़ तुम्हारी सही हो गई उसको डायरेक्ट छोड़ दो कि चल यार ये तो मेरा सही हो गया, हटाओ उसको।
जो चीज़ तुम्हारी गलत हुई उसको देखो कि भाई ये मेरा कहाँ गलत हुआ है। तो सेकंड पॉइंट बेसिकली यही है कि तुम्हें अपनी गलतियों पे फोकस करना है। तुम्हें देखना है कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो मैंने छोड़ दी, क्योंकि जो चीज़ कर चुके हो उसका एनालिसिस करके फ़ायदा नहीं है, वो तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हें आता ही है। अब यहाँ पे से तुमको अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, अपनी गलतियों से तुम्हारे अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, तुम्हें अपने वीक पॉइंट्स पर काम करना है। अब वीक पॉइंट्स पे किस तरीके से काम करना है, मान लो तुम्हारा अर्थमेटिक में पार्टनरशिप या इंटरेस्ट का चैप्टर में से कुछ कुछ पॉइंट्स गलत हो गए, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सीधे यूट्यूब पे जाना है, लिखना है कि सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक फॉर बैंकिंग एग्जाम्स या फिर पार्टनरशिप टॉपिक फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। अब तुमको देखना है तुम्हारा लेवल क्या है। अगर तुम्हारा बिल्कुल फाउंडेशन लेवल है तो फाउंडेशन क्लासेस देखोगे, यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। किसी भी टीचर की जो आपको अच्छा लगता है, नाम किसी का नहीं लेता, मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं। बेसिकली मैं अपने टाइम पे क्या करता था कि जो मेरे को समझ नहीं आया मैं उसका ऊपर से खोल के देखता, सीधे यूट्यूब पे सर्च करता था, और जो पहली क्लास मेरे को मिलती थी मैं देखता था कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ये काम आपको करना है, अपने वीक पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली किस तरीके से आपको खुद को डेवलप करना है ताकि आप एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म कर पाओ ना। एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो क्वेश्चन का सिलेक्शन और दूसरा स्पीड। तो पहले हम क्वेश्चन के सिलेक्शन में बात करते हैं कि वो क्वेश्चन कौन से सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें, वैसे आरआरबी का एग्जाम में इंग्लिश तो आएगी नहीं, चलो इंग्लिश को हटाओ, फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि अभी सबसे क्लोज एग्जाम आरआरबी का है, तो उसमें इंग्लिश तो आएगी नहीं प्रीलिम्स में, इंग्लिश की बात फिर कभी, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए तो बता देना कि इंग्लिश में कैसे कैसे करना है, इंग्लिश के लिए सेपरेट वीडियो बनाइए, कॉमेंट कर दो। नाउ सबसे पहले रीजनिंग की बात, ये चीज़ आप समझते होंगे हमेशा से ही, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो चाहे वो पीओ का एग्जाम हो, स्टार्टिंग में कभी भी किसी पजल में तो फंसना ही मत। सबसे पहले पजल्स को स्किप कर दो, बाकी सारे पजल्स, इनपुट आउटपुट और जो आपका कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन जो टफ वाले होते हैं, जो पीओ लेवल के टफ क्वेश्चंस होते हैं, उनको पहले आपको नहीं करना है। पहले आपको उन क्वेश्चंस को स्किप कर देना है। आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, आपको सिलोगिज्म क्वेश्चंस करने हैं, आपको इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस करने हैं, ये क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं। बेसिकली जो टफ क्वेश्चन है उनको बाद के लिए रखो, पहले इन कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं सारे एग्जाम्स में जो करने लायक होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं। उसके बाद आपको पजल्स और इन चीज़ों में आना है। दूसरी चीज़ पजल करते हुए जो मैं आपको बोलूँगा, जब आप पजल कर रहे हो और आप देख रहे हो कि एक पजल एक बार नहीं बनी, दो बार नहीं बनी, उसको फिर से बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे टाइम वेस्ट होने वाला है। सीधे उठ के क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ये काम तुम्हें करना है पजल्स के लिए। तो ऐसे करके तुम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में अगर तुमने ये किया। क्योंकि एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, प्रेशर इज़ द मेन थिंग। अगर तुमने किसी चीज़ में टाइम वेस्ट कर दिया ना, तुम्हारा प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है दिमाग के ऊपर, और फिर तुम पूरे एग्जाम को ख़राब करके आओगे, जो कि नहीं होना चाहिए। आइडियली अगर तुम एक पजल को छोड़ दोगे तो 5 नंबर छूटेंगे तुम्हारे, लेकिन अगर तुमने उस पजल के चक्कर में दिमाग खराब कर लिया तो पजल गलत भी बनेगी, माइनस में भी मार्क्स जाएंगे। उसके बाद जो दिमाग खराब होगा कहीं और नहीं चलेगा, हाथ कांपने लग जाते हैं भाई। मेरे साथ खुद को होता है, जब मैं सेकंड एग्जाम दिया, फर्स्ट या सेकंड टाइम जब एग्जाम दे रहा था, मेरे हाथ कांपने लग गए थे एक टाइम के बाद। क्योंकि अगर मन में एक बार भी ये बात आ गई ना एग्जाम के दौरान कि ये एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला, तो फिर पूरे एग्जाम में हाथ कांपते रहेंगे और फिर वो एग्जाम क्लियर सच में ही नहीं होने वाला है। तो ये रीजनिंग सेक्शन की बात हो गई। नाउ हम बढ़ेंगे मैथ सेक्शन की तरफ। ये तो सबको मालूम है कि पहले आपको स्पीड मैथ्स अटेम्प्ट करनी है, बाकी क्वेश्चन अर्थमेटिक को छोड़ के स्पीड मैथ्स अटेम्प्ट करनी है। स्पीड मैथ्स के बाद आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर आना है। अब डेटा इंटरप्रिटेशन की एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो आई डोंट थिंक कोई बताता भी है। आपको क्या करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन पहले देखो, अगर सारे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो कर दो, बेसिकली क्लर्क लेवल के क्वेश्चन इजी ही होंगे। लेकिन अगर पीओ का एग्जाम है और तुम्हें लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन इसमें इस वाले डीआई में ये क्वेश्चन टफ है, तो पहले जो इजी क्वेश्चन है डीआई में वो कर लो, जैसे रेशियो प्रपोर्शन वाले, और जैसे रेशियो प्रपोर्शन वाले, फार्मूला वाले जिसमें डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है आंसर निकल रहा है, वो क्वेश्चन कर सकते हो। परसेंटेज वाले क्वेश्चंस, रेशियो वाले क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आप पहले कर सकते हो डीआई में। और जो आपको लग रहा है थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव है उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए। अगर तुमको लग रहा है टफ है तो फिलहाल के लिए छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। आगे वाले डीआई में भी ऐसी करो, 5 में से 4 या 3 क्वेश्चन करो, जो चौथा पांचवा क्वेश्चन मुश्किल है उसको छोड़ के आगे बढ़ो। और आखिरी में पूरा एग्जाम क्लियर करने के बाद जब टाइम बचता है उसके बाद इन चीज़ों पे आओ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है जब भी आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हो, ताकि आप एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म कर पाओ। और इस चीज़ की आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगी कि मैंने आज बताया तो कल आप इंप्लीमेंट कर दोगे। आपको लगातार एक मसल मेमोरी बनानी पड़ती है, ये मसल मेमोरी होती है, ब्रेन की भी आपकी मसल मेमोरी है। जब आप लगातार इन चीज़ों को करते हुए चलोगे ना, तो ही ये चीज़ होने वाली है। अब फाइनल टॉपिक जो है वो है स्पीड। आपको स्पीड कैसे बढ़ानी है, जो कि बैंक एग्जाम में आप मानो या ना मानो एक मेन फैक्टर है स्पीड। आपकी अगर कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होगी तो आप बहुत अच्छी तरीके से बेटर परफॉर्म कर पाओगे बाकी लोगों से। अब स्पीड को किस तरीके से बिल्ड करना है, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको किसी भी शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागना है। नाउ आपको क्या करना है, एक स्पीड बिल्ड करने के लिए एक स्पीड एक्सरसाइज होती है जो मैं खुद किया करता था। मैं क्या करता था कि 4-5 क्वेश्चंस खुद से बना के
मतलब दिन के कम से कम 4-5 क्वेश्चंस कह रहा हूँ मैं, 4-5 डिजिट वाले क्वेश्चंस खुद से बना के उनको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस सब कुछ करता था और बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे। मतलब दिन के कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन हम करते थे। तो यही आपको करना है आपकी पढ़ाई के अंत में, डेली कम से कम एक ये स्पीड ड्रिल आपको करना ही करना है। इसमें क्या होने वाला है, आप कोई भी नंबर खुद से क्रिएट करो, 98543 मल्टीप्लाई बाय 32897, इसको मल्टीप्लाई करो। फिर उसके बाद ही कोई अलग से नंबर खुद से बनाओ, उसको डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, कम से कम 10-20 क्वेश्चन डेली करो। अपना एक टाइमर सेट करो कि 10 मिनट में मेरे को 10 क्वेश्चन करने हैं, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं। इस तरीके से अपनी स्पीड इंक्रीज करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे से ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। मैं खुद अपने टाइम पे ये डेली ट्राई करता था, इस चीज़ से बहुत इंपैक्ट पड़ा था, हमारी स्पीड बहुत बढ़िया हुई थी और ये एक मेजर रोल था हमारा एग्जाम क्लियर होने का। इसके अलावा आपको स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन कम से कम डेली 30 से 40 तो करने ही चाहिए। अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूं तो मैं रिकमेंड करता हूं कि कम से कम 20 नंबर सीरीज तो करो। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन आप 10 कर सकते हो और 10 आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन कम से कम 20 नंबर सीरीज तो आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि इससे आपका माइंड और तरीके से शार्प होता रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं और इन पॉइंट्स को मैं खुद पर्सनली फॉलो किया करता था, जिससे मेरे एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। SBI क्लर्क के एग्जाम में 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, 95 मेरे मार्क्स उसमें से आए थे, जो कि आई डोंट थिंक इतना ईजी है। मे बी कुछ लोगों के लिए हो बहुत ईजी, बहुत सारे लोग होंगे जो कर लेते हैं और उनकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी होगी। मैंने यहाँ पे फिलहाल अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करी कि मैं क्या करता था इन चीज़ों के लिए। तो हाँ, ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट जो इस वीडियो में बोले उनको याद ज़रूर रखना। और अगर बढ़िया मॉक टेस्ट चाहिए तो याद रखना एलीट प्रेप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाके पहले फ्री रिसोर्सेज में एनरोल करो, वहाँ पे फ्री मॉक लगा के देखो, पसंद आता है तो वहाँ पे सबसे मार्केट में इतने सस्ते मॉक्स तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाले। 10 RRB क्लर्क के मॉक्स 75 रुपीज़ के और 10 RRB PO के मॉक्स 100 रुपीज़ के, जाके ले लो, एनरोल कर लो। बाय।